दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी मौका पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। देखिए, हम AEC दिल्ली यूनिवर्सिटी EBS का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 4 पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था एयर पॉल्यूशन के बारे में और पर्यावरण प्रदूषण क्या है उसका परिचय देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण। तो दोस्तों, जो पृथ्वी है उस पर जल जो है वो अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, परंतु फिर भी जो पीने योग्य जल है, जो मीठा जल है, वो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी मांग सबसे ज़्यादा है। देखिए, मानव प्रेरित या प्राकृतिक रूप से होने वाली कुछ गतिविधियों ने, घटनाओं ने जल में होने वाले गुणवत्ता परिवर्तन, जिससे जल मानव या किसी जीव के उपयोग हेतु न रह जाए, प्रदूषित जल कहलाता है। तो देखिए, इसे जल प्रदूषित होने की जो प्रक्रिया या घटना है, इसको जल प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मानव प्रेरित, जैसे कि मानवीय क्रियाकलाप द्वारा या फिर प्राकृतिक रूप से होने वाली कुछ घटनाओं की वजह से जल की गुणवत्ता में चेंजेस आया है और उससे जल जो है वो मानव या किसी भी जीव के उपयोग हेतु नहीं रह जाता है। इसे ही हम प्रदूषित जल कहते हैं तथा इस घटना को जल प्रदूषण कहते हैं। देखिए, वाटर कंटेंट इन अर्थ क्रस्ट में 71%, साल्टी वाटर 97% और फ्रेश वाटर मात्र 3% पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, जल का प्रदूषण बहुत ही ख़तरनाक है हमारे लिए। इससे क्या होगा कि जीवों के लिए जल जो है वो पीने योग्य नहीं रह जाएगा और आने वाली पीढ़ी को दिक्कत हो सकती है इस वजह से। तो जल का प्रदूषण, देखिए कारण क्या क्या है। जल प्रदूषण दो प्रमुख कारणों से हो सकता है। सबसे पहला ह्यूमन एक्टिविटी और प्राकृतिक स्रोत। देखिए, जैसे औद्योगिक कचरा निस्तारण, जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, विभिन्न फैक्ट्रियाँ हैं, तो उनसे जो कचरा निकलता है उसका निस्तारण कर दिया जाए। घरेलू कचरा जब नदियों में जाता है, झील में जाता है, तालाबों में जाता है, उसके वाटर को दूषित कर देता है। कृषि कचरा जैसे कि पेस्टिसाइड, व्यापारिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये सभी जल को प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या हो सकता है। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा जो है, मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदित हो जाती है विभिन्न कारकों के द्वारा, वायु के द्वारा, पानी के द्वारा। मृदा जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अविघटित या अर्ध विघटित कार्बनिक पदार्थ, पत्थरों से धातुओं का रिसाव जल को प्रदूषित करता है। उदाहरण के लिए भारत के तराई क्षेत्र में भूमिगत जल में लोहे और आर्सेनिक या फ्लोराइड की उपस्थिति से जल जो है वहाँ पर प्राकृतिक रूप से संदूषित है। देखिए, जल प्रदूषण का हम एक उदाहरण देख सकते हैं। हिंडन नदी गाज़ियाबाद जो का इसका जिसका जो जल है, जो पानी है, वो काला पड़ चुका है प्रदूषित होने की वजह से। देखिए, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है। सबसे पहले पॉइंट सोर्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम नॉन पॉइंट सोर्स की बात करेंगे। जब किसी एक निश्चित स्रोत से प्रदूषकों को डायरेक्टली जल में छोड़ा जाता है तब इसे जल प्रदूषण का बिंदु स्रोत कहते हैं। जैसे कि उद्योगों से निकला पाइप नदी में सीधे प्रदूषक को डालता है। और अगर अबिंदु स्रोत की बात करूं तो जब प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण किसी एक बिंदु पर ना होकर, एक बिंदु से न निकलकर बड़े भाग में या विस्तृत रूप से होता है तो ऐसा अबिंदु स्रोत कहते हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में उपयोग में लाया गया जो पेस्टिसाइड है उसके द्वारा होने वाला जल प्रदूषण। पेस्टिसाइड मीन्स उर्वरक होते हैं, जैसे कि आपके विभिन्न खाद हो सकते हैं, यूरिया वगैरह। जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण के कारण मानव तथा पर्यावरण में निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे कि जल का डाइऑक्सीकरण यानी डाईऑक्सीनेशन ऑफ वाटर। शुद्ध जल में कार्बनिक पदार्थ औद्योगिक या घरेलू कचरा डालने से जल की जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, जल में जो घुली ऑक्सीजन है, क्योंकि इसके विघटन के लिए उच्च ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की कमी से जल की में जो जीव होते हैं उनका जीवन संकट में हो जाता है और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। यूट्रोफिकेशन, जैसे कि हमने एयर पॉल्यूशन में ही पढ़ा था कि जो जलकाएँ हैं, विभिन्न वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपके झील, समुद्र, तालाब, नदी, इनमें कृषि क्षेत्रों से बहकर आए उर्वरकों से शैवाल जो हैं वो उनकी वृद्धि हो जाती है। शैवाल जो तालाब में वृद्धि करते हैं और उन्हें अतिरिक्त पोषण तत्व मिल जाते हैं, इस वजह से इसको हम शैवाल प्रस्फुटन भी बोलते हैं या यूट्रोफिकेशन। इस वृद्धि से जो होता है, पौधों मूलों के द्वारा श्वसन हेतु घुली ऑक्सीजन को सोखकर आवश्यकता की पूर्ति करते जाता है। इसके बाद जो इन पादपों की मृत्यु हो जाती है तब इनका कार्बनिक शरीर जो वो जल में पड़ा रहता है तथा सड़ता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।
फिर वहीं दूसरी तरफ विघटन के लिए जीवाणु भी सहायक होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसलिए वृद्धि एवं विघटन दोनों समय ऑक्सीजन की आवश्यकता जल का आदि में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है, जिससे जो वाटर बॉडी है उसमें उपस्थित अन्य जीवों जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संपूर्ण घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अम्लीकरण यानी एसिडिफिकेशन, अम्ल वर्षा या उद्योगों से छोड़े गए इन्फ्लुएंट से जल का पीएच गिर जाता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। मानवों में रोग, डिजीजेज इन ह्यूमन, जल तंत्र या जल आपूर्ति स्रोत के प्रदूषित हो जाने से मानवों में जल जनित रोग जैसे कि डायरिया, पीलिया, कॉलेरा, टाइफाइड तथा हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक रोग हो जाते हैं। जलीय पारितंत्र संकट, देखिए जो जलीय पारितंत्र है उसमें संकट उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी समुद्र या नदियों में तेज ले जा रहे नावों, जहाज़ों और वेसल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से तेल फैलाव हो जाता है। ये तेल एक परत के रूप में फैल जाता है और परत के रूप में फैलकर वायुमंडल तथा जल के बीच अपारगम्य झिल्ली का निर्माण करता है, जिससे ऑक्सीजन तथा ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। इस कारण जलीय जीवों की मौत या जीवन संकट में पड़ जाता है। फैला हुआ तेल जलीय पक्षियों के पंखों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनके उड़ने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। थर्मल प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन, उद्योगों तथा तापघरों से छोड़े गए गर्म जल से जलीय जीवों का जीवन क्या होता है, संकट में हो जाता है। देखिए अब कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसका हम जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण, उनके स्रोतों की पहचान कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बिंदु स्रोत के जल प्रदूषण, पारंपरिक उपचार विधि का उपयोग किया जा सकता है। घरेलू तथा औद्योगिक प्रदूषित जल को शोधित कर जल का को हम ठीक कर सकते हैं। ये उपचार जो है विधि, ये उपचार विधि प्रदूषित जल में घुले तथा ठोस तैरते कणों को निष्कासित करती है तथा साथ ही घुले धातु जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट को भी निकालती है। इस उपचार विधि में एक टैंक का उपयोग करते हैं, जिसे कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लॉट यानी CETP कहते हैं। इस संयंत्र में 3 पदों द्वारा जल का उपचार किया जाता है। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तथा टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो जल में उपस्थित छोटे कण तथा बड़ी संरचनाओं को निष्कासित किया जाता है। इसे स्क्रीनिंग चरण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो विभिन्न छोटे कण हैं उनकी स्क्रीनिंग कर दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है। इस पद हेतु कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन तथा इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी विधि होती है, उसमें 2 रॉड लगा दी जाती हैं धातु की और उन पर वो जो कण हैं वो चिपक जाते हैं विद्युत के सहारे। द्वितीयक उपचार में कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन तथा जीवाणुओं की जो है सदस्य हेल्प ली जाती है। तृतीय उपचार में जल में घुले हानिकारक आयन जैसे नाइट्रेट तथा फॉस्फेट को रासायनिक विधि द्वारा निकाला जाता है। अबिंदु स्रोत प्रदूषण जैसे कृषि क्षेत्र से निकलने वाला पेस्टिसाइड को रोकने के लिए समेकित पेस्ट प्रबंधन तकनीक यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही कार्बनिक फार्मिंग को बढ़ावा देकर पेस्टिसाइड के उपयोग पर कमी लाने पर बल देती हैं। साथ ही कृषि क्षेत्रों या पशुओं के प्रबंधन को पर्याप्त ध्यान देकर जिससे मृदा अपरदन में कमी लाकर गाद या पोषक तत्वों के द्वारा जल में मिलने से होने वाले जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है या उस पर रोक लगाई जाती है। तो साथियों आज हमने जाना जल प्रदूषण के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में तथा ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।